हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे प्रोजेक्ट लेके आए हैं कि हाउ टू मेक केस बेस्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। एंड टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, डिमांडिंग भी है। तो बेसिकली जो टॉपिक है वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट कोई भी इकोनॉमिक्स का जो प्रोजेक्ट है वो बनता है, वो बेसिकली 10 to 11 हेड्स में बनता है। तो सबसे पहले कवर पेज होता है, उसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, फिर केस स्टडी, फिर उसका एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, बिब्लियोग्राफी। तो बच्चे आज की क्लास में अगर आपने आज का वीडियो एंड तक देखा तो आप कोई भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट इजीली बना सकते हैं, बिकॉज द होल प्रोजेक्ट ऑफ केस बेस्ड प्रोजेक्ट जो है वो मैं एक सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक चीज विद द सैंपल हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो बच्चों को दिक्कत आती है हाउ टू डेवलप द केस स्टडी, तो वो भी हम सैंपल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर उस केस स्टडी का एनालिसिस कैसे करना है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे एंड तक वीडियो देखिए, मैं सब कुछ बिल्कुल डिटेल में विद द सैंपल प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा। एंड बिलीव मी, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको प्रोजेक्ट बनाने में कभी दिक्कत नहीं हो सकती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉपिक जो है वो क्या है, बम्पर प्रोडक्शन बैन और बून फॉर द फार्मर्स। तो बेसिकली जो टॉपिक है वो आपकी 12th क्लास में जो आईडी है उसका रूरल डेवलपमेंट से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये टॉपिक हमने ले लिया, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में जो आता है वो आता है कि हाउ टू डेवलप द कवर पेज। कवर पेज हमारे को कैसे बना, तो देखिए कवर पेज का जो फॉर्मेट है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको बिल्कुल टॉप पे टॉपिक का नेम लिखना है, ठीक है, ताकि वो विजिबल हो। देन आपके स्कूल का लोगो, देन उसका नेम, देन बैच जैसे 2023-24 जो भी ईयर है, देन सबमिटेड बाय टीचर का नेम, सबमिटेड बाय स्टूडेंट का नेम और बोर्ड का रोल नंबर, ये आएगा। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कवर पेज को टॉपिक से रिलेटेड आप ड्राइंग्स और डूडल्स बना सकते हैं। जैसे बच्चे ने बहुत ही अच्छी सी में ड्राइंग्स डूडल्स बना रखी है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। तो आपको अगर ये बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाना है तो आप इस तरीके से ये कवर पेज अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिसमें आप ड्राइंग्स डूडल्स यूज़ करके आप बहुत अट्रैक्टिव इसको बना सकते हैं। तो ये कवर पेज हो जाएगा। देन उसके बाद बच्चे आता है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट बेसिकली जो होता है वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि उसने जो भी काम किया वो कितना ओरिजिनल है। तो यू आर गोइंग टू एक्नॉलेजिंग कि मैंने जो भी काम किया वो ओरिजिनल है, मैंने खुद ने सेल्फ किया है। और इसमें आप थैंक यू भी बोलना चाहते हैं जो जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी हेल्प की है। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, एक सेट लैंग्वेज होती है। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना दीजिए। ये सेट लैंग्वेज है जो आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और उसमें नेसेसरी चेंज जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट और टॉपिक का नेम चेंज करके। बट लास्ट में एंड में आपको ध्यान रखना, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड सिग्नेचर इज मस्ट, बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्नॉलेजिंग। तो आपका नेम और सिग्नेचर आना कंपलसरी होता है। तो इस तरीके से आप एक पूरा एक्नॉलेजमेंट का पेज तैयार कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है सर्टिफिकेट। तो बच्चे सर्टिफिकेट का जो रोल होता है वो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट को वेरीफाई किया जाता है। एक ऑथेंसिटी होती है कि आप जो देखो बेसिकली क्या होता है कि 12th क्लास में स्पेशली एक तो सीबीएसई टीचर अपॉइंट करते हैं जिसको हम एक्सटर्नल टीचर बोलते हैं, एक इंटरनल आपका स्कूल का टीचर। तो दोनों टीचर इस पर सिग्नेचर करते हैं। तो एक्सटर्नल टीचर का सिग्नेचर का कॉलम बनाना है, इंटरनल टीचर का आपको सिग्नेचर का कॉलम बनाना, डेट प्लेस लिखना है, और एक फॉर्मेट होता है पूरा ऐसे हेडिंग लिख के आप सेट लैंग्वेज होती है वो आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। इसमें आप नेसेसरी चेंज मतलब नेम और टॉपिक जो है वो चेंज कर सकते हैं, बाकी एज इट इज आप यूज कर सकते हैं। तो ये आप एक फॉर्मेट कैसे बनाना है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। ये एक ऑथेंटिक है कि सीबीएसई की रिक्वायरमेंट है कि इस पे इंटरनल और एक्सटर्नल टीचर, ताकि जिससे हमें सीबीएसई भी कभी वेरीफाई करे तो पता लग जाए कि ये चेक हुआ है, इसको ऑथेंटिक मतलब इसको वेरीफाइड किया है नहीं किया है, चेक किया है नहीं किया है। तो ये सिग्नेचर करना बहुत जरूरी होता है। नाउ नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव समरी बाय नेम इज क्लियर, समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। तो आपको पूरे प्रोजेक्ट की समरी लिखनी है। आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए आप 5 पैराग्राफ में लिखिए। फर्स्ट पैराग्राफ की व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, ये बहुत जरूरी है कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया और क्यों नहीं लिया। तो इसको बड़ा अट्रैक्टिव बनाइए, एक पैराग्राफ लिखिए। देन स्टेप्स इन्वॉल्व, जैसे मैंने आपको बताइए पूरा प्रोजेक्ट 10 to 11 स्टेप्स में होता है, तो उसके बारे में एक पैराग्राफ लिख दीजिए। फिर
अबाउट केस स्टडी कि आपने केस स्टडी में क्या किया, एनालिसिस जो ब्रीफ में आप उसको बता दीजिए। देन उसके बाद में कंक्लूजन जो आपने आगे एक पूरा पेज किया उसका एक ब्रीफ यहाँ लिख दीजिए, जो विच वन हाईलाइट जो आप करना चाहते हैं, और एक रिकमेंडेशन का जो आपने आगे एक पेज लिखा है उसमें से भी जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो यहाँ। तो 5 पैराग्राफ्स आप, व्हाई डिड यू चूज द टॉपिक, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, अबाउट द केस स्टडी, अबाउट द कंक्लूजन, अबाउट द रिकमेंडेशन। तो ये लिखने से आपको वाइबा में भी बड़ी हेल्प मिलेगी। और वाइबा की टिप्स मैं एंड में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप वाइबा अच्छा कर सकते हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको लास्ट में टिप्स भी बताऊंगा कि वाइबा कैसे अच्छा कर सकते हैं और सीबीएसई की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आपको वाइबा तैयार करना है। तो इस तरीके से ये वाइबा में बहुत हेल्प करता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि पूरा प्रोजेक्ट आप ब्रीफ में बता सकते हैं, नॉन स्टॉप आप बोल सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से तैयार कर लीजिए। देन उसके बाद में बचाता है इंडेक्स। तो इंडेक्स का एक फॉर्मेट आप देख लीजिए, इस तरीके से टॉपिक्स, पेज नंबर ये आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। तो अब इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, ये बेसिकली जो टॉपिक है वो देखो, टॉपिक जब भी सिलेक्शन करते हैं तो उसमें मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक दो तरीके से होता है, एक सिलेबस बेस्ड और एक करंट इश्यूज। तो बेसिकली सिलेबस और करंट दोनों से ही है। तो ज़्यादा सिलेबस से रिलेटेड है रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर के बारे में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, तो वहाँ से भी आप इसका पूरा लिख सकते हैं। कुछ थोड़ा करंट अपडेट्स जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में हुआ है वो इसमें इंक्लूड करके आप इंट्रोडक्शन दोनों का मिक्स करके कुछ बुक से ले लीजिए, कुछ करंट अपडेट्स डाल के इसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो देखिए पूरा इंट्रोडक्शन वैसे ही लिखा हुआ है। पहले इसमें एग्रीकल्चर का जो बेसिक्स लिया है, फिर जो इसमें कुछ अपडेट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो डेटा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड वो सारा इसमें डाल दिया। देन उसके बाद में ये एम्पावरिंग द फार्मर से रिलेटेड कि किस तरीके से गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है वो सारा ले लिया। तो ये अब एक तरीके से करंट वाला हो गया। देन व्हाट इज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये भी एक करंट है कि ये क्या है। फिर ट्रांसफॉर्मिंग द फार्मर्स, इसके बारे में बता दिया। देन ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो आपके चैप्टर से रिलेटेड आप ले सकते हैं, ये सारा बता दिया। देन उसके बाद इस तरीके से पूरा एक इंट्रोडक्शन आप डेवलप कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन में कितने पेज लेने हैं, कितने, तो टोटल पेज देखो 30 होते हैं मिनिमम और 40 के बीच में होता है। तो उस हिसाब से आप इसको अरेंज कर लीजिए। मान लो 10 पेज आप इंट्रोडक्शन, तो 10 केस स्टडी। केस स्टडी का अगर कम होता है तो फिर आप इसको बढ़ा दीजिए, इसे फ्लेक्सिबल रखिए ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया बच्चे रिसर्च मेथोलॉजी। अब रिसर्च मेथोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, एक सर्वे और केस स्टडी। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो केस स्टडी कर रहे हैं, और केस स्टडी का मतलब होता है बेस्ड ऑन द सेकेंडरी डेटा। तो अब आपके टॉपिक से रिलेटेड आप अलग अलग सोर्सेज से जो डेटा पब्लिश है, जैसे न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, मैगजीन्स में, या कोई ब्लॉग्स जो ऑथेंटिक सोर्सेज से आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेके उसको आप पैराग्राफ में लिख दीजिए। देखिए इन्होंने 2 केस स्टडी लिए, एक उत्तर प्रदेश की, उसको आपने लिख दिया, हालांकि इन्हें बहुत कम लिया, आप और बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में फिर उन्होंने मध्य प्रदेश का लिया है, दोनों के बारे में लिया है। तो इसमें कम से कम 2 पेजेस, एटलीस्ट 4-5 पेजेस की केस स्टडी बनाई, जो पैराग्राफ में आप डिफरेंट सोर्सेज से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए और उसको लिख दीजिए। उसके बाद आता है इसका एनालिसिस। तो जो एनालिसिस करेंगे उसमें इन्होंने सबसे पहले एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनालिसिस करना होता है। तो उसके इकोनॉमिकली कॉन्सिक्वेंस क्या रहा। तो जैसे हम बात करें कि जो बम्पर प्रोडक्शन हो फार्मर्स के लिए बैन या बून है, तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे इकोनॉमिकली उनको क्या जो नुकसान हो रहे हैं या क्या उनको बेनिफिट्स हो रहे हैं, उनको हम स्पेसिफिक पॉइंट लेके बता। तो पहले इन्होंने कंपेरिजन कर दिया दोनों केस स्टडी का। देन उसके बाद देखिए केस उत्तर प्रदेश, उनका कंपैरिजन कर दिया। देन उसके बाद इन्होंने ले लिया एनालिसिस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी। तो क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी में के बारे में इन्होंने बता दिया किसकी ज़्यादा है क्या, उसका पूरा एनालिसिस करके उसका कंक्लूजन लिख दिया। देन उसके बाद मेजर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं इसमें। देन उसके बाद फिर मेरिट्स ऑफ बम्पर प्रोडक्शन, मतलब ये बेसिकली जो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई बम्पर प्रोडक्शन है, देखो राइज इन द फार्मर्स इनकम, तो क्या वो इनकम बढ़ा पा रहा है या नहीं, तो उसके बारे में बता दिया, उसका एनालिसिस कर दिया। क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ या नहीं हुआ, और मॉडर्नाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर पे जो बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है वो किस वजह से और इसके क्या बेनिफिट हो रहे हैं, क्या फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो वो सारा इकोनॉमिकली आपको एनालिसिस इसमें करना है, बेसिकली हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इसके। देन लिमिटेशंस, हालांकि लिमिटेशंस वाला जो पार्ट है वो आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। यहाँ बेसिकली जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, जैसे ट्रेडर्स कंट्रोल द मार्केट, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको आप केस स्टडी में डाल के आप मतलब लिमिटेशन ना लिख के आप डायरेक्ट पॉइंट से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कर रहे हैं। इनइक्वालिटी एमएसपी कवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रोडक्शन तो बहुत हो रहा है
तो उसके बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, बट वो बेनिफिट अल्टीमेटली फार्मर्स के लिए नहीं जा रहे, तो उसके बारे में उन्होंने बता दिया पूरा कि कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो पहले उन्होंने मेरिट्स बता दिए और अब लिमिटेशंस बता दी। देन उसके बाद में कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन मतलब यू आर गोइंग टू कंक्लूड द होल केस स्टडी। तो केस स्टडी और प्रोजेक्ट को आप कंक्लूड करें, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप लिख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चाहो तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, और उसको इस तरीके से पूरा एक पेज लिख लेंगे जिसमें आप इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जैसे आपकी केस स्टडी में आपको लगा कि यू वांट हाईलाइट करना चाहते हैं, वो यहाँ आप लिख सकते हैं सेपरेट। रिकमेंडेशन बेसिकली स्टूडेंट का खुद का सजेशन होता है बच्चे, तो आप यू आर गोइंग टू एज इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपके एक्सक्लूसिव सजेशन कि आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर डेवलपिंग केस स्टडी, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, आपने एनालिसिस करने के बाद में आपको लगता है कि ये स्टेप्स और हो सकती है, और बेटरमेंट फॉर द फार्मर्स और बेटरमेंट फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट व्हाट डू यू थिंक, एक्सक्लूसिवली वो आपको यहाँ लिखना है। तो ये आपके सजेशन, आपका ओपिनियन होता है, बेसिकली विद द लॉजिक आपको देना होता है। तो ये एज इट इज आप इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देन उसके बाद में आता है, ये पूरा उन्होंने 2 पेज में लिखा है कंप्लीट। देन उसके बाद में 3 पेजेस। देन बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी मतलब आपका प्रोजेक्ट किस पे बेस्ड है? सेकेंडरी डेटा। तो ये सोर्सेज आपको देना होता है कि आपने कौन कौन से सोर्सेज लिया, जिससे कि ऑथेंसिटी पता लगेगा कि कितना डेटा आपका रिलायबल है, कितने आपके सोर्सेज। तो इस तरीके से आप पूरा एक प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से बिब्लियोग्राफी आप दे सकते हैं। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका वाइबा कैसे प्रिपेयर करना है। तो वाइबा प्रिपेयर करने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है बच्चे, कि सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो वाइबा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली जो बेस्ड होते हैं वो प्रोजेक्ट पे बेस्ड होते हैं। तो आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, जो भी आपने उसमें एनालिसिस किया है, जो भी आपने उसमें डेटा लिया है, जो भी डायग्राम, सब कुछ आप थोरोली पढ़िए एंड यू एबल टू एक्सप्लेन। हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन, टर्मिनोलॉजी सबको एक्सप्लेन करना है, डेटा सब कुछ याद होना चाहिए। तो सारा फोकस आपको वाइबा अच्छा करना है, तो आपको प्रोजेक्ट को अच्छे से तैयार करना है, उसको पढ़ना है थोरोली, और हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाइबा के लिए आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है तो प्रोजेक्ट को अच्छे से तैयार करना है। और जो एग्जीक्यूटिव समरी है वो बड़ी हेल्प करेगी, क्योंकि आप पूरे प्रोजेक्ट को, सपोज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन या टेल मी अबाउट ब्रीफ इन अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो फिर आप आराम से पूरा बता दो 5 पैराग्राफ्स में कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैंने ये टॉपिक लिया, क्यों लिया, इसमें स्टेप्स ली, ये मेरा केस स्टडी है, ये। तो ये ब्रीफिंग करना भी आपको आना चाहिए। तो वो आपका सारा एग्जीक्यूटिव समरी में होता है। तो इस तरीके से वाइवा बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स आउट ऑफ प्रोजेक्ट भी कुछ पूछते हैं, तो हालांकि वैसे वो सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा वाइबा दिया, वो क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं आपको सिलेबस में आपकी कैसी कमांड है, तो इसलिए आपको थोड़ा सिलेबस जो है वो भी पढ़ के जाना है। स्पेशली जो चैप्टर जो बेसिकली जो आपका इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो तो आपको थोड़े आना चाहिए। और बाकी तो देखो एक्सपेक्टेशन होती है कि आपने थ्रू आउट ईयर पढ़ा है, तो टीचर थोड़ा सा चेक करना चाहता है कि भाई अकेडमिकली भी बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अकेडमिकली लिटिल बिट तो आपको आता ही है, और इवन पूरा एंड ऑफ द ईयर में तो इतना तो एक्सपेक्टेशन है, बट जो चैप्टर से रिलेटेड है वो ढंग से तैयार कर लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।